ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के बारे में। तो कुछ हमने चैप्टर नंबर 3 में बातें डिस्कस की थी, वो यहाँ पर कुछ तो रिपीट हो जाएंगी और बाकी कुछ जो नई बातें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। दीज आर द सेम पॉइंट्स जो कि एजुकेशनल रिसर्च के हवाले से हमने पढ़े थे कि स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग एजुकेशनल रिसर्च। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर हमने उस स्पेसिफिक रिसर्च प्रोसीजर को लेना है टू डिज़ाइन, कि हमने सेट करना है कि हमें डाटा कैसे लेना है, किस पर्पज़ के तहत लेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च होगी तो उस पर कौन सा डिज़ाइन लेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये। फिर हम उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम उसके बारे में जो कंक्लूजन्स हैं वो ड्रॉ करते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमारे आए। तो ये तकरीबन सारे जो स्टेप्स हैं ना, ये सेम वैसे ही हैं जैसे साइंटिफिक मेथड होता है। अब मेन है कि डिफ़िकल्टीज इन कंडक्टिंग एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च करते हुए वक्त हमें कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो देखें, इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बींग्स एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड विद दैम। असल में प्रॉब्लम क्या होता है कि ये रिसर्च जो होती है ना, ह्यूमन बींग्स से रेलिवेंट होती है, हम इंसानों पे कर रहे होते हैं क्योंकि एजुकेशन में तमाम इंसान ही होते हैं। सो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हमने डील करना होता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। सो डिफ़िकल्टीज जनरलाइजिंग फ्रॉम स्पेसिफिक स्टडीज़। कुछ ऐसी स्टडीज़ होती हैं, कुछ रिसर्चेज होती हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि जी एजुकेशनल सिस्टम में या स्टूडेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या जो प्रॉब्लम करिकुलम के हवाले से भी हो सकते हैं, टीचिंग मेथड के हवाले से भी हो सकते हैं, बच्चों के बिहेवियर के हवाले से भी हो सकते हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सब की सब आपने देखना है कि ये हम उनको स्टडी करते हैं। और जब आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, व्हेन इम्पोजिंग सफिशिएंट कंट्रोल्स टू कंडक्ट रिसर्च इन एजुकेशनल सेटिंग्स, तो कॉम्प्लिकेशंस व्हेन ऑब्जर्विंग इन एजुकेशनल सेटिंग्स, तो हमने क्या करना है कि कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करना होता है। सो इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल बीइंग स्टडीज। तो बात ऐसे कि कुछ ऐसे कि हमें ना जो डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते चीज़ों को, वेरिएबल्स को जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली हम उनको मेजरमेंट कर रहे होते हैं, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि हम डायरेक्टली किसी चीज़ को जज भी कर रहे हैं, उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको बता नहीं सकते कि ये हम किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो फेस करने पड़ते हैं अगर हम रिसर्च करते हैं एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में। सो ये था, हमने क्लासीफाई किया रिसर्च को दो वेज में। जो मैं आपसे पूछ रही थी क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन था कि दैट वाज पर्पस, कि व्हाट इज़ द पर्पस रिसर्च बाय पर्पस, द डिग्री ऑफ डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च टू एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड सेटिंग। मतलब डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं हम चीज़ों को। और दूसरी होती है रिसर्च बाय पर्पस, उसमें ये होता है कि द ओवरऑल स्ट्रैटेजीज फॉलो टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, जो कि कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डाटा को हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो अप्लाई की जाती हैं वो सब इसमें आती हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल है ना, वो रिसर्च बाय मेथड है, उसमें आप एक मेथड अडॉप्ट करते हैं और उसको प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे होते हैं। उसमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, सॉरी प्री पोस्ट ग्रुप होता है। पोस्ट उसमें क्या नाम है, पहले ग्रुप पे आप जो है ना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और एक दूसरे वाला जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते। इस तरह से स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना कैटेगराइजेशन इसकी, वो कुछ ये बताती है कि उसमें स्ट्रैटेजीज आती हैं, तमाम मेथड्स आ जाते हैं कि हम डाटा कैसे करेंगे। अब उन्होंने पूछा कि द पर्पसेस ऑफ रिसर्च 5 कैटेगरीज। अब 5 कैटेगरी भी, ये कल वाले लेक्चर में भी था, तो इसको जल्दी से मूव करते हैं आगे। तो ये 5 कैटेगरीज में होते हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एवेल्युएशन रिसर्च और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्शन रिसर्च थी। उसके बाद है पर्पस ऑफ रिसर्च। हम पर्पसेस ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, बेसिक रिसर्च, ये कल भी हमने देखा था कि थेरीज ऑलरेडी होती हैं मौजूद, और उन थेरीज के बेस पे हम उनको वो कर रहे होते हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं, उनको टेस्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे प्याजे थेरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म थेरी है, मास्टर लर्निंग है, जेंडर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये सब कुछ। अब जो पर्पसेस ऑफ रिसर्च है ना, उसमें क्या होता है कि अप्लाइड रिसर्च, वो हमने कल ये सारे पॉइंट्स हम कल डिस्कस कर चुके हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि इसको दोबारा से हमें डिस्कस करना चाहिए। ये क्लियर है ना सारे पॉइंट्स आप लोगों को? ये इंटरेक्शन ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, हाँ ये सब कुछ हमें डिस्कस करने था। हम आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस नहीं हो सके थे ना,
वो हम शेयर करते हैं आज। ये वाली बातें उसमें पॉइंट्स नहीं थे, जिसमें कि रिसर्च मेथड्स कि 2 जनरल कैटेगरीज ऑफ मेथड्स करंटली बीइंग यूज्ड इन एजुकेशन रिसर्च। इसमें 2 तरह की मेथड्स हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं आजकल अपनी जो रिसर्च स्टडी है। एक तो क्वांटिटेटिव होता है, दूसरा क्वालिटेटिव होता है। तो उसमें ये कि जनरल पर्पस है रिसर्च का, वो क्या है, कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट और कंट्रोल फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर प्रिडिक्ट भी करेंगे। तो डिस्क्राइब करंट कंडीशंस। अब इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी करंट कंडीशन है उसको हम डिस्क्राइब करना है, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को, स्टडी कॉज एंड इफेक्ट्स। इस किस्म की रिसर्चेज जो होती हैं ना पर्पज़ के हिसाब से ये होती हैं। सो अजम्पशंस ऑफ द रिसर्चर। तो अजम्पशन क्या होंगी रिसर्चर की, वो इसके मुताबिक फिर ये सोचता है कि वी लिव इन अ स्टेबल, यूनिफॉर्म एंड कोहेरेंट वर्ल्ड। अब वो ये सोचता है कि हम एक स्टेबल और यूनिफॉर्म वर्ल्ड में रह रहे हैं। सो वी कैन मेजर, अंडरस्टैंड एंड जनरलाइज अबाउट आवर वर्ल्ड, कि हम जो कुछ इस सोसाइटी में, अपनी वर्ल्ड में अगर कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद में उसके डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो हम उसे समझ भी सकते हैं, उसको मेजर भी कर सकते हैं और देन उसे जनरलाइज भी कर सकते हैं। सो इसको ना पॉजिटिविस्टिक पर्सपेक्टिव हम लेते हैं। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम बेसिकली पॉजिटिविस्टिक पर्सपेक्टिव के उसमें लेते हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव मेथड है ना, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसकी क्वालिटीज़ ये होती हैं कि इसकी क्वालिटीज़ होंगी न्यूमेरिकल डाटा, यूज़ ऑफ फॉर्मली स्टेटेड हाइपोथेसिस। जो फॉर्मली स्टेटेड हाइपोथेसिस होते हैं वो, एंड प्रोसीजर्स। मतलब जो हाइपोथेसिस डेवलप किए वो हो सकती हैं, जो प्रोसीजर्स हैं वो, और इसमें डाटा नंबर्स की फॉर्म में होता है। हम जब कोई डाटा कलेक्ट करते हैं उसके रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं तो हमारे पास डिजिट्स की फॉर्म में डाटा, उसके रिजल्ट्स मौजूद होते हैं। अब यूज़ ऑफ कंट्रोल्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स that would interfere with the outcomes of the research। क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आउटकम में हमारे जैसे रिजल्ट्स पे इंटरफेयर कर सकती हैं, उन तमाम फैक्टर्स को जो उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं इसमें। इसमें सब्जेक्ट्स मतलब जो रिसर्च करते हैं ना, जिन लोगों पे हम, हमारा सैम्पल बहुत बड़ा होता है इसमें, और ये ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव ये होती है कि हमारी अपनी परसेप्शन, हमारी अपनी थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। जो किसी ने हमें सर्वे करते हुए रिसर्च वो क्वेश्चन को फिल करके दे दिया, सो दैट्स फाइनल। उसके अलावा हम कभी भी कुछ नहीं करते कि ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, अपनी राय नहीं दे पाते इसमें ना। तो यूज़ ऑफ पेंसिल एंड पेपर टेस्ट, क्वेश्चनेयर्स, इसमें क्या हो सकता है, आप ज़्यादातर क्वेश्चनर यूज़ करते हैं और टेस्ट वगैरह ले लेते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल में आप करते हैं मोस्टली। अच्छा जी, इसकी फर्दर जो मज़ीद टाइप्स है ना, इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी क्वांटिटेटिव के अंदर आती है, को रिलेशनल भी क्वांटिटेटिव के अंदर आती है, कॉजल कंपैरेटिव भी। ये टाइप्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं रिसर्चेस के ना। तो मेन इसका जो मेथड है क्वांटिटेटिव, और डिज़ाइंस इसके आ रहे हैं आगे, ये कॉजल कंपैरेटिव डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन, ये 5 डिज़ाइन क्वांटिटेटिव के अंदर आते हैं। अब जो पहली हमारी पॉइंट है वो है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जब हम लेते हैं तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, टू डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ अ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्च। कोई भी वेरिएबल ऐसा में होता है जो हम प्रॉब्लम लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं, उसे जज करना चाहते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये वो होता है, ठीक है। तो उसके बारे में, उसके करंट स्टेटस को आप वो करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल किस किस्म की रिसर्चेज के टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल दी है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लोसियाना, ठीक है, ये नेम ऑफ प्लेस लिखा हुआ है कि इसमें ना कितने स्टूडेंट्स स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं।
तो अब उसको जब हम स्टडी करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी ना सारी, कितने हुए, फिर रीज़न क्या थी उनकी, क्यों हुए। देन दूसरा क्या है, व्हाट आर द एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कंसर्निंग एंड एक्सटेंडेड स्कूल ईयर्स, कि जब आप देखें करंट सिचुएशन फॉर एग्जांपल ऐसी कि स्कूल जो साल था, जैसे 9th-10th क्लासेस थी, 9th-10th में उन्होंने ये किया कि ड्यूरेशन बढ़ा दिया। तो अब उन्होंने लोगों की परसेप्शन सुनना चाहिए कि बच्चे क्या कहते हैं इस बारे में, पेरेंट्स क्या कहते हैं और टीचर्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब जब टीचर्स ये सब कुछ कह रहे हैं तो फिर उसके बारे में ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एग्जांपल है। नंबर 3 एग्जांपल दी कि व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ टिपिकली अकर इन 6th ग्रेड एट आर्ट्स क्लासेस, कि आर्ट्स क्लासेस जो हैं 6th ग्रेड में वो किस किस्म की क्लासेस होती हैं, कौन सी एक्टिविटी करवाई जाती हैं और वो कैसे मतलब फ्रिक्वेंटली दूसरे वहाँ किस तरह से वो होती हैं एक्टिविटीज़ ना। तो और लास्ट टॉपिक बताया गया टू व्हाट एक्सटेंड आर एलिमेंट्री टीचर्स यूजिंग मैथ मैनिपुलेटिव, जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं वो मैथ मैनिपुलेटिव को किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। ये देखें क्वांटिटेटिव डिज़ाइन में डिज़ाइंस जो है उसमें दूसरा नंबर कोरिलेशनल का है। ठीक है, कोरिलेशनल का क्या पर्पस है, टू ascertain द एक्सटेंट टू विच टू और मोर वेरिएबल्स आर स्टैटिस्टिकली रिलेटेड, मतलब कि जो अब देखिए नाम से जाहिर है कि हमको मतलब कि दो चीज़ों का ना रिलेशन हम देख रहे होते हैं, कोरिलेशन। अब यहाँ पे इसका रिलेशनशिप हमें चेक करना होता है, तो इसकी एग्जांपल्स इन्होंने दी हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एंट्री टेस्ट स्कोर्स एंड ग्रेड्स इन मेडिसिन, कि एंट्री टेस्ट स्कोर्स और ग्रेड्स का, ग्रेड मेडिसिन जो होता है ना, उनका क्या रिलेशनशिप है। ये इस तरह से भी स्टडीज़ होती हैं, इस किस्म के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें डिज़ाइन यूज़ होता है, कोरिलेशन डिज़ाइन। फिर आता है इज़ अ टीचर सेंस ऑफ एफिकेसी रिलेटेड टू हिज और हर इफेक्टिवनेस, कि टीचर्स की जो सेंस ऑफ एफिकेसी जो है वो उसकी इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है या नहीं है। और डू सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ यूज्ड इन मैथ क्लासरूम एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट। रिलेशनशिप किस में देखना है, एक्टिविटीज़ इन मैथ्स क्लासरूम में और बच्चों की एक्टिविटी अचीवमेंट में, कि जो एक्टिविटी करवाई गई उस हवाले से बच्चों की अचीवमेंट क्या रही। दिस डिज़ाइन डज नॉट एम्प्लॉय कॉजेशन, इसमें हम कॉजेशन नहीं देखते, मतलब वजह नहीं मालूम करते कि किसकी क्या वजह है। इस डिज़ाइन में हम इसमें सिर्फ रिलेशनशिप चेक करते हैं चीज़ों का, दो वेरिएबल्स का। थर्ड आ गया कॉजल कंपैरेटिव। सो जैसे नेम से पता चल रहा है कॉजल कंपैरेटिव, सो अब आपके माइंड में क्या आ रहा है इसके बारे में। 42 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, और अच्छा ये कॉजल कंपैरेटिव का जो पर्पस है टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप्स अमंग वेरिएबल्स, इससे क्या होता है कि वो एक्सप्लोर करते हैं दो चीज़ों का वेरिएबल, और दैट कैन नॉट बी एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर। अब रिलेशनशिप तो हमने देख लिया, लेकिन हम देखेंगे कि उसमें उसकी कॉज क्या है, वजह क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इस किस्म के टॉपिक शामिल होते हैं। लाइक देखो, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑन द अचीवमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, कि क्या इफ़ेक्ट होता है पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट ऑन द अचीवमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स की अचीवमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इफ़ेक्ट की बात आ गई, हम कॉजल, जब कॉज होती है तो इफेक्ट भी होता है, अगर एक तरफ वजह होगी तो दूसरी तरफ उस चीज़ का असर भी हो रहा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट, अगर कॉज है तो इफेक्ट भी है, ये तो बिल्कुल क्लियर है अंडरस्टैंडिंग के ये चीज़ कॉज एंड इफेक्ट के साथ है। दूसरा देखें, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट स्टूडेंट्स हु ड्रॉप आउट फ्रॉम दोज हु डू नॉट। अब हमें देखना है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को मतलब कि वो डिफ्रेंशिएट करती हैं उन बच्चों से जिन्होंने जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और वो लोग जिनसे, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ अटेंडिंग अ मदरसा स्कूल ऑन स्टूडेंट एटीट्यूड, बच्चों के एटीट्यूड पे, स्टूडेंट्स के एटीट्यूड पे, अगर उन्होंने किसी मदरसा में, मदरसा टाइप स्कूल में तालीम हासिल की है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अब ये देखो,
An important characteristic is that that the independent variable has already been manipulated, कि जो इसमें independent variable है उसको already वो manipulate हुआ होता है, ठीक है। जैसे अब एक पहली अटेंडिंग स्कूल में जैसा स्कूल किसी ने मदरसा स्कूल अटेंड हुआ और उसके साथ ना क्या होता है कि हम उसका इफेक्ट देख रहे होते हैं, वो चीज़ पहले से हुई भी होती है, फिर हम उसका असर चेक कर रहे होते हैं या फिर उसकी वजूहात को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। थर्ड इसकी जो कैटेगरी है वो कितनी कर रही है, फोर्थ है ये एक्सपेरिमेंटल है। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल का ये है कि पर्पस क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल का पर्पस टू स्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल में भी हम कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं, वहाँ पे कॉज को चेक कर रहे होते हैं, इफेक्ट को देख रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स इस तरह से होंगी कुछ। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टीचिंग विद आ कोऑपरेटिव ग्रुप स्ट्रेटजी। इस तरह से क्या इफेक्ट होगा अगर आप कोऑपरेटिव ग्रुप स्ट्रेटजी से काम करते हैं तो। अ ट्रेडिशनल लेक्चर अप्रोच ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट, और एक अगर ट्रेडिशनली आप लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ टीचिंग विद लो कॉस्ट रिसोर्सेज इन केमिस्ट्री वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच ऑन स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर्स। अब ये इस किस्म के टॉपिक्स जो होंगे ना, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, इसमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं। और ऐसी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, लाइक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर दैट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है एंड कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को मतलब कि डिपेंडेंट से हट के किसी चीज़ पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब हम चलते हैं सिंगल सब्जेक्ट। इसका क्या पर्पज़ है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद सैम्पल्स ऑफ वन, कि हम एक बंदे पे किसी एक पर्सन पे हम ये स्टडी करते हैं, मतलब सिंगल सब्जेक्ट लेते हैं इसमें। अब ये देखो यहाँ पे एक बात हम ले रहे हैं कि व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या इफेक्ट होगा मॉडिफिकेशन प्रोग्राम का ऑन जियाज कंडक्ट इन क्लास। अब जियाज मतलब किसी एक स्टूडेंट को हमने ले लिया और उसके जो बिहेवियर के बारे में कि क्लास में क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बिहेवियर के हवाले से, इस किस्म के टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें हम सिर्फ एक बंदे को लेते हैं, एक पर्सन को लेते हैं, वो होते हैं सिंगल सब्जेक्ट, लेकिन हम आइडेंटिफाई उसमें कॉज एंड इफेक्ट ही कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अ बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन सबाज एबिलिटी टू कंप्लीट हर परफॉर्मेंस टास्क। अब सबा की बात हो रही है तो इट्स मीन कि ये भी एक पर्सन है और ये सिंगल सब्जेक्ट है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट्स द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक इंटरवेंशंस टू कॉज बिहेवियर। बिहेवियरल चेंजेस की इसकी वजह से बिहेवियरल चेंजेस क्या होती हैं इन लो इंसिडेंस पॉपुलेशन, स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना ख़ास तौर पे, वहाँ पे स्टूडेंट्स पे क्या उसकी बिहेवियरल चेंजेस कौन कौन सी आती हैं मुख्तलिफ इंटरवेंशंस के थ्रू। अब आ जाते हैं जी क्वालिटेटिव पर्पस, क्वालिटेटिव मेथड, ये फोर्थ इसकी कैटेगरी है क्वालिटेटिव मेथड की। अब हम क्वांटिटेटिव को हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वालिटेटिव की तरफ आते हैं। टू प्रॉब डीपली इनटू द रिसर्च सेटिंग टू ऑब्टेन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। मीन्स जो क्वालिटेटिव होती है ना वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। जैसे कि असल में इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाई, कि क्यों ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये ज़्यादातर बातें कि हाउ और वाई का मतलब जो आंसर है ना वो हम फाइंड आउट करते हैं क्वालिटेटिव के थ्रू। और इसमें assumptions क्या होती हैं रिसर्चर की कि ऑल मीनिंग इज सिचुएटेड इन अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट, कि तमाम जो हम मीनिंग देते हैं वो उसी ख़ास पर्सपेक्टिव में होते हैं, उसी ख़ास सिचुएशन में होते हैं, किसी ख़ास सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको जज कर रहे होते हैं। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं, आप मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे मैं हूँ, हमारे साथ आपकी क्लास में कितने लोग हैं, बहुत सारे हैं, 30-35 जितने भी लोग हैं। तो किसी भी सिचुएशन को अगर देखें, ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं तो हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग है, ठीक है। तो इस तरह से कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है कि हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस इंसान की, उस पर्सन की जो पर्सपेक्टिव है उसको स्टडी कर रहे होते हैं। फिर है जी जनरली रिगार्डेड एज अ पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पर्सपेक्टिव, जो
क्वांटिटेटिव था वो पॉजिटिविस्टिक था और ये पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पर्सपेक्टिव है। इसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये है कि देयर आर नो हाइपोथेसिस गाइडिंग द रिसर्चर। अच्छा, इसमें हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं होती और बस एक ही जो प्रॉब्लम होता है ना उसको आप क्वेश्चंस के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टेंड टू इवॉल्व ओवर द कोर्स ऑफ द स्टडी एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट एंड पार्टिसिपेंट्स डीपेंस। मतलब हम जो कुछ प्रॉब्लम्स एंड मेथड जो हम इवॉल्व कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, वो किस पर्पज़ के लिए होते हैं कि ताकि उनसे हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट हो सके। फिनोमिना आर एग्जामिन्ड एज दे एग्जिस्ट इन नेचुरल कॉन्टेक्स्ट। किसी भी चीज़ को हम इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं जैसे वो नेचुरल सेटिंग में होती है। एंड दे आर व्यूड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट परस्पेक्टिव। तो अब कुछ ऐसे इसमें ना कम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, स्टडी में इन्वॉल्व कम होते हैं। जैसे क्वालिटेटिव होती है उसमें ज़्यादा लोगों से हम डेटा लेते हैं, इसमें बहुत कम भी हो सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस इंटरप्रेटिव इन नेचर, और हम इसमें इंटरप्रेट करते हैं, वजाहत करते हैं। तो यह वहाँ पे एनालाइज करने के बाद हम रिजल्ट्स निकाल लेते हैं ना। और इसके बाद फिर द रिसर्चर इंटरेक्ट्स एक्सटेंसिवली विद द पार्टिसिपेंट्स। तो रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट करता है, जैसे इसमें इंटरव्यूज़ ख़ास इसकी क्वालिटी हैं कि इंटरव्यूज़ होते हैं, तो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ज़्यादातर, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। तो तब ना कि एक इंटरेक्ट होता है जो जिन लोगों से हम रिसर्च ले रहे होते हैं। बाकी जो है सब कुछ चलता रहता है, लेकिन ये कुछ इसकी हैं। जो क्वालिटेटिव मेथड होता है ना उसमें दो तरह के डिज़ाइन होते हैं। कौन कौन से डिज़ाइन है लिखिए ज़रा यहाँ पर। आप सबको नींद आ रही है मुझे पता है, मैं अभी उठा देती हूँ आप लोग, तो जल्दी करें। कौन से डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, राइट करें यहाँ पर। क्वालिटेटिव डिज़ाइंस दो कौन कौन से हैं? नरेटिव है, दूसरा कौन सा है? अभी एक ही आ रहा है, दूसरा कौन सा है? एथनोग्राफी, ओके ठीक हो गया। नरेटिव एथनोग्राफी, गुड। आप देखते हैं नरेटिव एथनोग्राफी होती क्या है। नरेटिव में क्या है कि पर्पस फोकस ऑन स्टडिंग अ सिंगल पर्सन एंड गैदरिंग डाटा थ्रू द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज that are used to construct a narrative about the individual's experience and the meaning she attributes to them। मतलब देखो इसमें क्या होता है कि आपने डाटा गैदर करना है किसी भी पर्सन के लाइफ एक्सपीरियंसेस के हवाले से। जिस तरह से हम किसी की स्टोरी को बयान करते हैं ना, कि किसी की कहानी बना के बता दी जाए, तो ये इस किस्म का होता है। किसी इंडिविजुअल के किसी बात के हवाले से जो एक्सपीरियंस उसने किया होता है उसको लेते हैं और उसके बारे में हम नरेट करते हैं। अब जैसे देखो इसी एग्जांपल चेक करें। What are the experiences of a senior teacher? Senior teacher के क्या experiences हैं? Who have been moved into an administrative position in her school? एक senior teacher था, जब उसको administration की post मिल गई तो फिर उससे क्या experiences थे? किसी एक बंदे से बात कर रहे हैं ना, उसी से पूछ रहे हैं। तो ये है कि इस किस्म के जो टॉपिक होते हैं वो नरेटिव डिज़ाइन उसमें यूज़ होता है, क्वालिटेटिव का होता है। और दूसरा पॉइंट है कि व्हाट डज इंक्लूजन मीन, कि स्पेशल नीड ऑफ चाइल्ड के हवाले से ना इंक्लूजन का क्या मतलब है। हु इज़ प्लेस इन रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम, कि जिसमें उसको एक रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम में उसको एडमिट करवाया जाता है। ठीक, तो दिस इज़ ये इस किस्म के टॉपिक होते हैं। ये साथ साथ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। दूसरा पॉइंट था एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में पर्पस टू obtain an understanding of the shared beliefs and practices of a particular group or culture। जैसे एग्जांपल किए हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है कि हमने अंडरस्टैंडिंग बिलीफ के हवाले से होती है, ये कल्चर से रेलिवेंट होती है, कल्चरल वैल्यूज़ होती है ना किसी भी ग्रुप की, उसको लेके चलते हैं। सो व्हाट्स द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स टीचर्स एनकाउंटर, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि टीचर्स को फेस करना पड़ते हैं व्हेन दे बिगिन यूजिंग अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जब वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज़ करते हैं।
और उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच कि 10 साल तक वो 10 साल तक उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ की है। तो फिर वो किस किस्म के प्रॉब्लम सामने आएंगे अगर उन्हें मना कर दिया जाए कि आपने ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ नहीं करनी, आप न्यू मेथड यूज़ करें, आईसीटी को यूज़ करें, या जो कहते हैं ना गैजेट्स जो डिफरेंट आ गए हैं उसके हवाले से टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, तो उनके क्या किस किस किस्म के प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है। सो वाई डज द सेंस ऑफ फेलियर परमीट एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर हाई स्कूल। आप किसी हाई स्कूल की बात करें तो वहाँ पे ना इस सेंस ऑफ फेलियर के बारे में कि किस तरह वो हर चीज़ को ख़राब करती है। तो वो ख़ास स्कूल है, उसमें उन्होंने देखना है कि फेलियर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होती है कि ये एक्सप्लेनेटरी होती है, जो डिफरेंट पर्पसेस ऑफ रिसर्च हैं, और एक्सप्लोरेटरी होती है। एक्सप्लेन करना होता है हमने इसमें क्वांटिटेटिव में, और एक्सप्लोर करते हैं हम क्वालिटेटिव में। सो कंसिडरेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हम उसको पर्पसेस वगैरह को माइंड में रखते हैं, और क्या क्या इसकी वीकनेसेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, और इसका जो अल्टीमेट गोल है व्हेन चूजिंग अ डिज़ाइन इज़ टू प्रोड्यूस अ क्रेडिबल आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन। मकसद ये होता है कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है हम उसका आंसर तलाश कर रहे होते हैं। जैसे द रिसर्च क्वेश्चन ड्राइव द चॉइस ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन। हाजरा मलिक, एक मिनट हाजरा में चेक करके बताती हूँ। नहीं, ऑफलाइन तो नहीं लिखा हुआ। वो बीच में कहीं सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वैसे तो नहीं, आपको मुझे भी ऑनलाइन शो हो रहा है। चलें जी, अब ये कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक डिज़ाइन सजेस्ट दे विल प्रोड्यूस मोर क्रेडिबल आंसर्स टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिसर्च, के वो क्रेडिबल आंसर्स जो सामने आएंगे क्वेश्चंस दैन अदर डिज़ाइंस, और इसके कुछ खास पर्पसेस होते हैं। हमने इसको जब एनालाइज करना होता है, कलेक्ट करना होता है, और डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। अब हम यूजिंग योर नॉलेज एग्जामिन द फॉलोइंग स्टडीज़ एंड कैटेगराइज दैम एज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब आपको ये टास्क आ रहा है किस तरह से कि अगर वो क्वालिटेटिव हैं तो फिर आपने बताना है कि इसको ना बताना है ये डिस्क्रिप्टिव हैं, कोरिलेशन है, कॉजल कंपैरेटिव हैं, ये आपकी एक्टिविटी है, और सिंगल सब्जेक्ट्स हैं। अगर वो क्वालिटेटिव हैं तो फिर उनको कैटेगराइज करें कि वो नरेटिव हैं या एथनोग्राफी हैं, क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि किस किस्म की स्टडी किस किस्म की एग्जांपल्स के साथ हो सकती है। तो अब आपने बताना है, ये देखो, थिंकिंग अबाउट ब्राउन एंड वॉलबर्ग्स आर्टिकल एज वेल एज वॉल्फ्स आर्टिकल। चलें अब ये बताएंगे कौन सी स्टडी है। वाई वुड यू कंसीडर द फर्स्ट a quantitative study and the second a qualitative study। ये वाला जो है ना, अच्छा खैर ये अब आप ना इसको खुद से देख लेना, क्योंकि आर्टिकल के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल आपने देखना है। मैं ना आपको इसमें शेयर कर दूँगी ग्रुप में, फिर आप उसे डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और देन अगर आपको जो भी प्रॉब्लम इसमें नज़र, फिर दिस वाज चैप्टर नंबर 4, और ग्रुप में मैं भेज देती हूँ आपको।